दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दिलीप सर एजुकेशन चैनल पे। आज मैथमेटिक्स क्लास 10 का सेट नंबर 5 करवाने जा रहे हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहे हैं, पेज 7, निम्न परिमेय संख्याओं में से किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। देखिए, इसका शर्त होता है अगर आप किसी संख्या को 10 या इसके गुणनखंड से भाग दीजिएगा तो वही संख्या शांत हो सकता है, अन्यथा कोई संख्या शांत नहीं होगी। तो या तो आप किसी संख्या को 10 से भाग दीजिए या इसके गुणनखंड 2 या 5 से भाग दीजिए। तो इसका कहने का अर्थ है कि हर में या तो 2 के पावर के रूप में या तो 5 के पावर के रूप में या तो दोनों के पावर के गुणा के रूप में होना चाहिए, तो ऐसी संख्या शांत होती है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि अशांत पूछा गया है, तो यहां पे देखिए पावर के रूप में है, शर्त को पालन कर रहा है। यहां पे अगर इसको लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, अर्थात इस शर्त को पालन करेगा तो ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा। और यहां पे जैसे लिखेंगे तो यहां हो जाएगा 3 गुना 10, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा संख्या जो 10 और उसके गुणनखंड को छोड़ के दिख रहा है, इसलिए यह संख्या अशांत होगी। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बाकी तीनों क्या होगा, शांत होगा। एक धनात्मक संख्या 2a + 1 का रूप, देखिए कोई भी धनात्मक संख्या आप लीजिएगा तो गिनती 1 2 3 4 इस तरह कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम a के जगह पे 2a + 1 के जगह पे 2 × 1 + 1 तो इसका वैल्यू 3 होगा, 2 × 2 + 1 इसका वैल्यू 5 होगा। इस तरह आपको एक विषम संख्या प्राप्त होती है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहां पे लिखा है 7 × 11 + 13, लेकिन यहां पे क्या होगा, × 13 होगा। और चूंकि इन दोनों के बीच में 13 कॉमन है, तो कॉमन लीजिएगा तो यहां 77 हो जाएगा और +1 इसके पास होगा। इस तरह 13 × 77 + 1 78 होगा और गुणा कीजिएगा तो 1014, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। किसी पूर्णांक संख्या m के लिए विषम संख्या का रूप होगा। देखिए विषम संख्या नहीं, इस जगह में स्प्रिंट हो गया है, इस जगह सम संख्या होगा कि कोई भी m धनात्मक पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप होगा। तो आपके पास 2m + 1 एक विषम संख्या होगा, m + 1 एक सम विषम दोनों होगा और b भी एक विषम संख्या, ये तीनों आपका विषम संख्या हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर यहां पे होगा 2m एक सम संख्या, जो कि यहां पे मिसप्रिंट है। y = px ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद px के लिए शून्यकों की संख्या आप लोग को बता चुके हैं। यदि y = px के लिए पूछा जाए तो x अक्ष को देखेंगे कि कितना बार प्रतिच्छेद हुआ है, तो यहाँ पे ग्राफ देखने पे आपको दिखेगा 2 टाइम प्रतिच्छेद हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द्विघात बहुपद इतना का शून्यकों का योग, देखिए आप लोग पढ़े होंगे, यदि कोई ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है तो अल्फा + बीटा -- b/a, अल्फा × बीटा = c/a होता है। तो यहाँ का है शून्यकों का योग, मतलब अल्फा + बीटा, तो अल्फा + बीटा का मान -b के जगह पे आपके पास है 7 और a के जगह पे है 1, तो -7/1, तो इस तरह -7 इज राइट आंसर। अब देखिए यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा + बीटा का मान 1 है और गुणनफल अल्फा × बीटा का मान -1 है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बताए थे x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा। यह फॉर्मूला पे जैसे ही आप बैठाएंगे तो यहां पे हो जाएगा x² - 1 × x + -1, तो कुल मिला के हो जाएगा x² - x - 1, और ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अद्वितीय हल की स्थिति के लिए आलेख एक दूसरे के होते हैं,
देखिए आप लोग को कल बताए थे, पिछला 4 सेट में आप लोग बार बार से पढ़ चुके हैं कि रेखा युग्म 3 प्रकार का चित्र बनाती है। तो यहां पे इसको समांतर रेखा युग्म कहा जाता है, इसको संपाती रेखा युग्म कहा जाता है, और इसको कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखा युग्म। तो यहाँ पे कोई हल नहीं होता है, यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, और यहाँ पे एक और केवल एक हल जिसको अद्वितीय हल भी कहते हैं। तो प्रश्न में आपको दिया गया है अद्वितीय हल की स्थिति में आलेख की रेखाएं, तो एक हल होने के लिए इसको कैसा रेखा कहा जाता है? प्रतिच्छेदी रेखा। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हुआ है और पूछता है इसका प्रकार क्या होगा। समीकरण युग्म 2x + 3y + 4। देखिए जो भी समीकरण है यहां पे हम लोग लिख सकते हैं a1 का मान 2 है और a2 का मान क्या है? 4 है। तो यदि इसका बटा करेंगे तो हाफ इसका आंसर आएगा। अगर b1 3 है, b2 -5 है, तो यहाँ पे b1 b2 करेंगे तो इसका होगा -3/5, जो कि a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 का कंडीशन का पालन करेगा। और यह कंडीशन बताए थे आप लोग को, प्रतिच्छेदी रेखा का कंडीशन होता है जिसमें केवल और केवल एक हल होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अद्वितीय हल। रैखिक समीकरण युग्म के आलेख समांतर हो तो समीकरण युग्म का हल क्या होगा। देखिए अगर वह समांतर हो तो समांतर रेखा के लिए आप लोग को बताए हैं कि इसका कोई हल संभव नहीं होता है। एक द्विघात समीकरण के बराबर मूल होते हैं। देखिए आप लोग को शर्त बताए थे कि d = b² - 4ac का फॉर्मूला होता है जिसको डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर कहा जाता है। तो d का वैल्यू यदि 0 के बराबर हो जाए तब यह शर्त होता है कि दो वास्तविक मूल होंगे और दोनों बराबर होंगे। इस तरह d के जगह हम लोग b² - 4ac कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। द्विघात समीकरण x² - x - 1 बराबर मूल की प्रकृति पूछा गया है। देखिए मूल की प्रकृति बताने के लिए हम d का वैल्यू निकालेंगे। d मतलब b² - 4ac। तो यहाँ पे देखेंगे a के जगह पे 1 है, b के जगह पे -1 है, सारा मान यहाँ पुट करेंगे तो -a² - 4 इंटू -1 इंटू -1, इस तरह हो जाएगा 1, और यहाँ पे ट्रिपल माइनस हो जाएगा, इस तरह -3 आ गया। तो -3 आने के कंडीशन में इसका हो जाएगा वास्तविक हल संभव नहीं है, कोई भी वास्तविक हल संभव नहीं है, क्योंकि आप लोग शर्त जानते हैं यदि d 0 से छोटा हो जाए तो इसका वास्तविक हल संभव नहीं होता है। द्विघात समीकरण x² - x - 1, तो यहाँ पे आपका मान दिया है a का वैल्यू दिया है 1, b का वैल्यू दिया है -1 और c का वैल्यू है -1। इस तरह आप b² - 4ac का मान चेक करते हैं तो b के जगह पे -1 का होल स्क्वायर -4, a के स्थान पे +1 लेंगे और c के स्थान पे -1, +1 +4, इस तरह 5 आएगा जो कि 0 से बड़ा है। तो इसका हो जाएगा कि दो वास्तविक हल होगा किंतु भिन्न होगा। इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 का व्युत्क्रम d का मान निकालना है। तो d बराबर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ a बराबर आपके पास 6 है, b बराबर -1 और c बराबर -2। तो b² - 4ac, तो -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 6 इंटू -2, इस तरह आपके पास होगा 1 प्लस 48 और इसके बाद हो गया 49। तो डी का वैल्यू आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 49 आंसर हो जाएगा। समीकरण का आलेख होता है। देखिए द्विघात समीकरण यदि आप y = x² या px = y² लीजिएगा
तो कोई भी द्विघात समीकरण का जो आलेख होता है वो परवलयाकार होता है। किसी एपी का प्रथम पद -1 है और सार्वंतर क्या है, हाफ, तो दूसरा पद A2 बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस डी। तो यहाँ पे -1 प्लस हाफ रखेंगे तो आपके पास -हाफ आता है और इस तरह आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एपी दिया गया है, देखिए यहाँ इसके बीच में 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, अर्थात आपके पास डी का मान है 5। ए आपके पास दिया गया है 3 और कहता है कि कौन सा पद 78 होगा। तो आपके पास फॉर्मूला है, आप जानते हैं एनवा पद बराबर ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन 78 लेना है, ए के स्थान पे 3 लेना है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान 5 लेना है। इस तरह यह माइनस होके हो जाएगा 75, 5 से भाग लगेगा, इधर हो गया एन माइनस 1, 15 बार में लगेगा, एन बराबर 15 प्लस 1 16। इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा 16वां पद। क्वेश्चन है कि एपी के रूप में है जिसका योग याद करना है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 1 2 यहाँ पे 3 होना चाहिए। इस तरह आपका एक सीरीज बनेगा 1 2 3 4 और डॉट डॉट 100 तक होगा, जो कि एक प्राकृत संख्या का योग होता है और प्राकृत संख्या का योग बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बटे 2, 100 इंटू 100 प्लस 1 बटे 2 50 टाइम्स और 50 को 101 से गुना करने पे 0 5 0 5 50 50 आपका राइट आंसर ए नंबर होगा। भुजाओं की संख्या समान वाले बहुभुज समरूप होते हैं, उनके संगत कौन। देखिए आप कितनों भी भुजा ले लीजिए, यदि उसका भुजा के बारे में कहा गया है कि भुजा समानुपाती होना चाहिए और कोण संगत कोण बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे समरूप होने का यही विशेष 2 शर्त होता है। और आपको यहाँ पे कोण के बारे में पूछा गया है, तो कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ए बी सी में देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है और इसमें बी सी के समांतर डी ई कोई रेखाखंड है, ए ई इतना और बीड ए सी 4 दिया हुआ है। तो आप लोग पढ़े हैं कि यदि इसके समांतर होगा तो थेल्स प्रमेय से आप लोग पढ़े होंगे कि ए डी बटे डी ई बराबर होगा, सॉरी ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ए सी के। तो इसका वैल्यू दिया गया है 3/4, तो इसका स्वतः हो जाएगा 3/4 और ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ए बी सी में एक शर्त दिया गया है कि सबसे बड़ी भुजा आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ी भुजा ए सी है 12 सेंटीमीटर है, बी सी है 6 सेंटीमीटर है और इसका मान 6√3 है। जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, 12 का स्क्वायर बराबर 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 144, 108 प्लस 36 144। इससे यह प्रमाण होता है कि यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और इसका कोण बी जो हो जाएगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बिंदु 2 3 और 4 -3 के बीच की दूरी। देखिए अगर आपके पास 2 बिंदु हो, इसका निर्देशांक x1 y1, इसका निर्देशांक x2 y2 हो, तो दूरी का समान सूत्र होता है y नियामक का अंतर का स्क्वायर। तो y नियामक का अंतर का स्क्वायर, चाहे y1 कीजिए या y2 कीजिए, से अंतर नहीं पड़ता, इसका स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर पे रूट अंडर, यही फॉर्मूला होता है। आप यहाँ पे पहले 2 कर सकते हैं, 1 बाद में कर सकते हैं, इससे अंतर नहीं होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखिए तो इसका भी होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखिए तो इसका भी होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस
2ab। तो इसके फार्मूला में कोई अंतर नहीं होगा, केवल कहेंगे रूट अंडर y नियामक का स्क्वायर प्लस x नियामक का इस अंतर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो y नियामक देखिए -3 है और 3 में घटाना है, तो 3 घटो जैसे -3 करेंगे तो क्या होगा +3 का स्क्वायर, और 4 में आपको 2 घटाना है, 4 - 2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √40। तो √40 को 4 गुना 10 लिखेंगे, 4 के लिए 2 बाहर और 10 2 √10 आपको जहां दिख रहा है आपका राइट आंसर हो गया। से बिंदु की दूरी, तो मूल बिंदु देखिए आप लोग ग्राफ पढ़े होंगे, जिस बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है उसको मूल बिंदु या ओरिजिन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका x प्लस में है y माइनस में है, तो एक बिंदु इधर होगा जहां पे y ऋणात्मक है, तो इसका दूरी निकालना है। तो यहाँ करेंगे दूरी फार्मूला अप्लाई करेंगे, y नियामक का अंतर तो -3 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। इस तरह आपका आंसर होगा 9 + 16 मतलब हो गया 25, 25 का वर्गमूल 5 ±5 होगा, लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए आपको राइट आंसर लेना है धनात्मक 5 इकाई। tan थीटा का मान √3 होता है, तो ये आप शर्त पढ़े होंगे कि tan थीटा बराबर √3, तो यहाँ पे आप tan 60 डिग्री यूज कर सकते हैं, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री राइट हो जाएगा। 48 - sin 42, देखिए यह तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम अगर माइनस में दिख जाए तो उसका आंसर 0 कर देना है, अगर बट्टे में दिख जाए तो उसका आंसर 1 कर देना है। लेकिन होता कैसे है, देखिए इसके लिए बेसिक बात होता है cos 48 डिग्री - sin 42 डिग्री। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं 90 - 48 और यहाँ पे हो जाएगा cos 48 साइन 90 - 48 का फार्मूला होता है cos 48, जो सेम एक प्लस में होगा एक माइनस में, इसलिए घट के क्या हो जाता है 0। अब ये कैसे हुआ तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, cos थीटा बराबर साइन 90 - थीटा। तो उसी फार्मूला का अप्लाई करके होता है, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस क्यों करेंगे, याद रखिएगा अगर इस तरह का प्रश्न माइनस चिन्ह दिखेगा 0 आंसर करेंगे, अगर डिवाइड बाटा दिखेगा भागा दिखेगा तो वहां पे क्या करेंगे 1 करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, साइन ए का मान दिया हुआ है 3/5। देखिए सबसे पहले हम आपको एक समकोण त्रिभुज बताते हैं, अगर यह कोण 1 होगा तो इसका सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, लंब होगा 3/5 इकाई, यही होगा। तो यहाँ पे क्या कि साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H लंब बटे कर्व, और अगर इस पाइथागोरस पर में यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ इसका 4 इकाई आंसर आएगा आधार का। ठीक है, और आपको क्या पूछा गया है tan A बोले तो tan थीटा का फार्मूला आप सभी जानते होंगे P/B मतलब लंब बटे आधार, P/B लंब बटे आधार, तो 3/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3/4 लंब बटे आधार। चलिए उन्नयन कोण अवनमन कोण के सदैव हमें बराबर होता है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि समांतर रेखा द्वारा बनाया गया एकांतर कोण क्या होता है बराबर होता है। तो जब यह कोण अवनमन कोण होगा तो उस समय यह उन्नयन कोण कहलाएगा, इसलिए हमेशा क्या होता है बराबर होता है। कोई देखिए यहाँ पे दृश्यक होगा, यहाँ पे क्या होगा दृश्यक, कोई दृश्य को देखने वाला दृश्यक कहा जाता है। तो मान लीजिए कोई नीचे से देख रहा है किसी वस्तु को, यहाँ पे मीनार है, और जब ये मीनार का क्षैतिज को देखेगा तो इस रेखा को कहेंगे दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच जो कोण बनता है इसका नाम होता है उन्नयन कोण। क्या होता है, और आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर होगा। वृत्त की आसपास रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए वृत्त, कोई भी वृत्त लीजिएगा, केवल आसपास रेखा अगर कहीं से भी खींचिएगा
कहीं से भी खींचिएगा तो उसको केवल एक बिंदु पर क्या करता है, स्पर्श करता है। और इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सॉरी बी नंबर। वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच, देखिए कोई भी वृत्त लीजिएगा, अगर स्पर्श रेखा है और त्रिज्या उस पे मिलाइएगा तो सदैव 90 डिग्री कोण बनाती है, अर्थात लंब होती है। डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच कोण स्पर्श बिंदु पर मिलाने पर रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। देखिए कहता है कोई वृत्त है, कोई वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है, खींच लेते हैं। स्पर्श रेखाओं के बीच दो स्पर्श रेखा खींचा गया है तो ई कोण, और यहां पे केंद्र है इस तरह होगा। तो कहता है स्पर्श बिंदुओं पर मिलाने वाले रेखाखंड, तो स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड ही है। तो कहता है ई दोनों कोण जो केंद्र पर अंतरित करता है, दोनों कोण का योग कितना होता है, तो दोनों कोण 180 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि यह कोण 90 हो जाएगा तो शेष दो कोण क्या होगा, 180 होगा दोनों का योग, तो उनको संपूरक कोण कहा जाता है। और इस तरह आपका राइट ऑप्शन बी क्या होगा, सही हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए पूरा वृत्त का जो परिधि होता है 2 पाई r के बराबर होता है। कब, यदि इसका त्रिज्या क्या माना जाए, r माना जाए। तो कहता है चाप की लंबाई, चाप को एक खास कोण के लिए अगर ये कोण थीटा है तो इस कोण के लिए यहां से यहां तक का जो परिधि होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चाप कहेंगे ना। तो देखिए पूरा कोण पे कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है केंद्र पे, तो 360 डिग्री कोण के लिए लंबाई क्या होगा, 2 पाई r। इसलिए अगर 1 डिग्री का बात कीजिएगा तो क्या होगा, 2 पाई r बटे 360, और इसलिए थीटा डिग्री का बात कीजिएगा, थीटा से क्या होगा, गुना हो जाएगा। इस तरह आपका सूत्र बन जाएगा थीटा बटे 360 और 2 पाई r। तो 2 पाई r अगर यहां कैंसिल कीजिएगा तो 180 होगा, अगर 180 नहीं होगा तो क्या होगा, 360 होगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, थीटा बटे 360 2 पाई r। किसका लंबाई होगा जी, तो चाप का लंबाई होगा। समझने में कोई दिक्कत? यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ हम दोनों ऑप्शन को आंसर करेंगे। आप लोग अपने सुविधा के अनुसार इसका आंसर करेंगे। यहाँ पे 2 से अगर इसको कैंसिल कर देंगे तो 180 होगा। इस तरह दोनों इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में मिस्टेक है, लेकिन परीक्षा के ऑप्शन में मिस्टेक नहीं होगा। ये दोनों में से कोई एक आंसर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए ई हो गया पूरा वृत्त, ठीक है। इसको अगर कटिंग कर दें तो आपको फोटो मिलेगा इस तरह, ये होगा अर्धवृत्त, ठीक है। तो देखिए चारों तरफ का लंबाई होता है 2 पाई r, ठीक है। तो यहां पाई d भी कह सकते हैं, लेकिन यहां पे हम लोग क्या कहेंगे, 2 से जब भाग देंगे तो आधा यहां से यहां का होगा पाई d बटे 2। लेकिन यहां पे जैसे अर्धवृत्त लेंगे तो इसके साथ ई रेखा बढ़ जाएगा और ये नाम होगा इसका क्या, d। तो यहां d भी करना पड़ेगा। तो यहां आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाफ पाई d प्लस d। यह ऑप्शन अगर कहीं दिख रहा है तो आपका राइट आंसर होगा परिधि हाफ पाई d प्लस d। अब यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, यहां पे स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि त्रिज्या कभी स्क्वायर में नहीं होता है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यहाँ पे वृत्त लिखा होगा, चित्र लिखा गया है। वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए 7 सेंटीमीटर स्क्वायर तो यहां होगा नहीं, यहां 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त का लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल दिया गया है और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में मात्रक होता है, यहाँ पे सब जगह स्क्वायर पहले दीजिए। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है
तो आप जानते हैं पूरा वृत्त अगर लीजिएगा तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो 22/7, 7 गुना 7 त्रिज्या का मान यहाँ पे ले सकते हैं और इस तरह पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा 154। अब लघु वृत्तखंड कहा जाता है कि अगर कोई वृत्त है इसका ई भाग का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका क्या होगा? तो 154 में 14 घटा देंगे, इस तरह राइट आंसर 140 हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहता है आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का, देखिए अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा 2/3 पाई आर क्यूब। एक घन के किनारे के विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो घन का कोण मतलब किनारा ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को कल फॉर्मूला बताए थे कि विकर्ण का फॉर्मूला होता है घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a। इसका वैल्यू दिया है कितना? 15। तो a बराबर आप कर सकते हैं 15/√3 ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, हो गया 15√3/3, 3 से कटा दीजिए तो 5√3 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से जिसका ऊंचाई कितना दिया गया आपके पास 24 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितना है, मतलब आप लोग बचपन में खेले होंगे इस तरह मिट्टी का शंकु बना लेते थे और इसी को हम लोग को कन्वर्ट किस में करना है? गोला में। तो इसका कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने की स्थिति में दोनों का आयतन क्या होगा? समान होगा। तो इसका आयतन अगर त्रिज्या मान लेते हैं आर है और इसका त्रिज्या मान लेते हैं आर है, तो इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा। देखिए पाई और पाई हम कटा सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल आर क्यू बराबर इधर लिख सकते हैं 3/4 आर स्क्वायर एच। अब मान रख दीजिए 3/4, इसका आर दिया गया है 6 गुना 6, इसका दिया गया है कितना है? 24। तो इस 6 टाइम में कट जाएगा और आपके पास हो जाएगा 216 गुना 3, तो आपके पास हुआ 6√3। आपका आयतन शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए 1/3 3 कैंसिल हो जाएगा और यहां पे आपके पास होगा पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, आर क्यू बराबर होगा आर स्क्वायर h/4। इस तरह आप मान रखिएगा तो आर का मान 6 गुना 6 और इसका होगा 24 और बटे यहाँ पे 4 से आप भाग दीजिएगा 6 बार में, तो इधर हो गया 6 का क्यूब, तो आर क्यूब केवल आर बराबर हो जाएगा 6, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन है कि 5 विषम संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। विषम संख्या की काउंटिंग 1 से होता है शुरू, 1 3 5 7 9। इस तरह देखिए आपके पास जोड़ के होगा 4 9 9 9 18, 18 7 25, 25/5 कीजिएगा तो 25/5 = 5 आपका राइट आंसर होगा माध्य का। बहुलक मतलब होता है जो संख्या बार बार आता है, अधिक बार आता है, तो यहाँ पे 3 3 3 अधिक बार आने की संभावना दिख रहा है यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3। अगला क्वेश्चन देखिए, तोरण की मदद से, तो देख यहाँ पे आपको दिए गए तोरण में आपको दिख रहा है कि 60 और 80 का बात बोल रहा है, तो वर्ग अंतराल 60 और 80 यहाँ पे है, इसको यहाँ उठाएंगे और यहाँ देखेंगे कि y अक्ष को किस तरह सूचित करता है, वही इसका बारंबारता होगा। तो यहाँ पे देखने के बाद यहाँ क्लियर पता चलता है ये 20 को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा
ए। ये किसी घटना ई के लिए प्रायिकता कौन सी होगी? तो पी घटना अगर सिंपल स्पेस का संख्या ns ई के बराबर हो जाए और इवेंट भी ई के बराबर हो जाए तो इसको निश्चित घटना कहा जाता है दोस्तों, और निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है। एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता, देखिए पासा जब उछालिएगा 1 2 3 4 और 5 6 संख्याओं प्राप्त होता है। इसमें सम संख्या 1 2 3 बार, तो 3 बार सम संख्या आएगा और कुल समावित संख्या 6 होगा। इस तरह इसका प्रायिकता 1/2 राइट होगा और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरह आपका पांचों सेट प्राप्त हो चुका है। इसको एग्जाम देने से पहले अच्छे नंबर लाने के लिए जरूर देखें।